नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज हम मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक ऐसे मनोवैज्ञानिक की बात करने वाले हैं जो मनोविज्ञान को सफल बनाने के लिए, मनोविज्ञान के रीढ़ की हड्डी बनने के लिए अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया। अपने बच्चों पर प्रयोग करने के बाद इसे काफ़ी ज़्यादा आलोचनाएँ भी झेलनी पड़ी थी, लेकिन वक्त का तकाजा कुछ और था। इन्होंने मनोविज्ञान को देने के लिए, मनोविज्ञान को मजबूत बनाने के लिए अपने ही बच्चों पर प्रयोग करके एक तरीके से कहा जाए तो बहुत बड़ा स्टेटस कायम किया जीन पियाजे साहब ने। आज बात करते हैं जीन पियाजे, स्विट्जरलैंड के एक चिकित्सक के बारे में जिन्होंने मनोविज्ञान को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाया था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करते हैं। इससे पिछला वीडियो हमारा जो गया था, उस वीडियो को आप लोगों ने देखा। वो वीडियो था लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की का सिद्धांत। अगर आपने वाइगोत्स्की का सिद्धांत नहीं देखा है तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग जाकर के वाइगोत्स्की के सिद्धांत को देख लीजिएगा। क्योंकि वाइगोत्स्की के सिद्धांत और जीन पियाजे के सिद्धांत को जोड़ करके हम जब सिद्धांतों को पढ़ेंगे तभी जाकर के मनोविज्ञान अच्छी तरीके से हम समझ पाएंगे। आइए चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले हम आपको बताएंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं और शिक्षक बनना आपका टारगेट है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक जोड़ने का प्रयास करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा भी हौसला बढ़े। जो चीज़ आज मैं फ्री में आपको दे रहा हूँ, यही चीज़ें वक्त के तकाजे के साथ बदलेगा और यही चीज़ें आप पैसा देंगे फिर भी आपका इतनी बेहतरीन कंटेंट आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, यूट्यूब पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो 5, 6, 10 वीडियो बनाते हैं, जब वो वायरल हो जाते हैं तो क्या करते हैं, एप्लीकेशन पर आकर के पेड बैच लॉन्च करते हैं। लेकिन हम प्रयास लगातार करते रहेंगे कि आप लोग जितना भी मैं फ्री कंटेंट दे सकता हूं उतना मैं देने का प्रयास करूंगा। और जो भी मित्र नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स अपना अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको आगे फ़ायदा करेंगी। आज आप सभी लोगों को शायद पता हो, सुपर टेट हुआ था जूनियर परीक्षा का, जो कक्षा 6 से 8 तक की जूनियर शिक्षक भर्ती होती है उसके लिए सुपर टेट का आयोजन किया गया। उसमें जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उन्हें शुभकामनाएं। अच्छी तरीके से आपने मेहनत किया और आपका भविष्य सफल होगा। चलिए बात करते हैं जीन पियाजे साहब का। हर एक मनोवैज्ञानिक के बारे में हम सबसे पहले बताते हैं वो कहाँ के निवासी थे। तो जीन पियाजे साहब स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। और स्विट्जरलैंड के निवासी होने के साथ साथ एक क्या थे, पेशे से क्या थे? पेशे से एक चिकित्सक थे। पेशे से एक डॉक्टर साहब थे। जीन पियाजे साहब क्या थे? जीन पियाजे साहब स्विट्जरलैंड के निवासी थे और एक चिकित्सक थे। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो इन्होंने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था। इनके कितने बच्चे थे? तो इनके 3 बच्चे थे। अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था। ठीक है, जीन पियाजे साहब ने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था। इन्होंने उसके बाद क्या किया? इन्होंने प्रयोग करने के बाद इन्होंने बताया कि जो बच्चे का बुद्धि होता है, जो बच्चे का ज्ञान होता है, यहाँ पर एक चीज़ लिखा गया है, संज्ञान। संज्ञान का मतलब ही होता है आम भाषा में ज्ञान। जो बच्चे की ज्ञान होता है, जो बच्चे की सीखने की क्षमता होती है, जो अधिगम होता है, वो अवस्था के साथ डेवलप होता है, अर्थात अवस्था के साथ विकास होता है। जो वाइगोत्स्की साहब ने बताया, वाइगोत्स्की साहब ने कहा कि अवस्था का कोई मतलब नहीं होता है। जो बच्चा धीरे धीरे जो भी सीखता है वो नैतिक समाज से ही सीखता है, समाज से नैतिकता सीखता है। और इन्होंने क्या कहा, भैया अवस्था बताता है। ठीक है, जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा खुद ब खुद उसका मस्तिष्क डेवलप होता चला जाएगा। समझ में आया? चलिए, अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया। इन्होंने अवस्था को प्रमुखता दिया। किसको प्रमुखता दिया? अवस्था को प्रमुखता दिया। इन्होंने किसको प्रमुखता दिया? अवस्था को प्रमुखता दिया। इसीलिए इनके सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। इनके सिद्धांत को इन्होंने ज्ञान को तकाजा दिया, ज्ञान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। इस वजह से इनके सिद्धांत को संज्ञानात्मक कहा जाता है। अवस्था के विकास का सिद्धांत कहा जाता है या अवस्था का सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने सबसे ज़्यादा विकास पर जोर दिया, इसलिए इनके सिद्धांत को विकासीय सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकासीय सिद्धांत कहा जाता है, या इनके सिद्धांत को आप मान लीजिए विकासीय थ्योरी भी कहा जाता है। समझ में आया? तो इतनी चीज़ें हैं जो जीन पियाजे साहब के बारे में आपको जानना आवश्यक है नॉर्मली। अब जीन पियाजे साहब ने बताया कि बच्चा जब जन्म से पैदा होता है तो उसकी संज्ञान अर्थात ज्ञान का विकास होता है कितने चरणों में होता है। तो पियाजे साहब ने बताया कि जो संज्ञान का विकास होता है मित्रों वो 4 चरणों में होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जीन पियाजे के अनुसार
कितने चरणों में बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है? तो 4 चरणों में बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है। पहला चरण उन्होंने दिया संवेदी गामक अवस्था। क्या कहा? संवेदी गामक अवस्था। अब सबसे पहली बात, इसका वर्ष भी पूछा जाता है कि बच्चे की जो संवेदी गामक अवस्था होती है वो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती है। तो बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने के 2 वर्ष तक कौन सी अवस्था चलती है? तो संवेदी गामक अवस्था चलती है पैदा होने से 2 वर्ष तक। दूसरी जो दूसरी अवस्था उन्होंने बताया, उस दूसरी अवस्था का नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या नाम है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से नोट करिएगा। दूसरी अवस्था का नाम इन्होंने दिया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। होता है 2 से 5 वर्ष तक। कितने तक? 2 से 5 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक। 5 साल के लिए है, 2 से 7 वर्ष तक। ठीक है, 2 से 7 वर्ष तक होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरे की बात करते हैं। तीसरी अवस्था का नाम इन्होंने दिया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या कहा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और यह जो अवस्था होती है यह 7 से 11 वर्ष तक होती है। कितने वर्ष तक होती है? 7 से 11 वर्ष तक होती है। चौथे पर अगर चलते हैं, चौथे को कहा जाता है अमूर्त। अमूर्त या इसी अमूर्त को हम औपचारिक बोल देते हैं। अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या कहते हैं? अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या कहते हैं? अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और यह कब से कब तक होता है? तो 11 से 15 वर्ष तक होता है। आपसे यहां पे क्वेश्चन किया जाता है कि संवेदी गामक अवस्था जीन पियाजे के अनुसार कितने से कितने वर्षों तक होती है? तो 0 से 2 वर्ष तक होती है। अगर बात की जाए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की तो 2 से 7 वर्ष तक होती है। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात की जाए तो यह जो है 7 से 11 वर्ष तक होती है। आगे अगर बात की जाए अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात की जाए तो यह होता है 11 से 15 वर्ष तक। ठीक है, अब आइए चलिए एक एक को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अर्थात संवेदी गामक अवस्था में बच्चे की क्या विशेषताएं होती हैं, संवेदी गामक अवस्था में बच्चा क्या क्या हरकतें करता है, उसे हम बताने का प्रयास करते हैं। और आप अपने सामने उस बच्चे को कोरिलेट करिएगा। आपके घर में भी बच्चे पैदा होते होंगे। 0 से लेकर के 15 वर्ष के बीच बच्चा कौन कौन सी स्थिति से गुजरता है उसे आप अपने ध्यान में रखिएगा। आप भी उस स्थिति से गुजरे होंगे। आप अपने ऊपर भी एनालिसिस कर सकते हैं और आप अपने परिवार, अपने समाज के बच्चों पर भी एनालिसिस कर सकते हैं और इस अवस्था को आसानी से अपने दिमाग में, अपने इस मस्तिष्क में उतार सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह जो जीन पियाजे साहब का सिद्धांत है, जीन पियाजे साहब का सिद्धांत आपके मस्तिष्क में छप जाएगा। केवल और केवल हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा और कॉपी में नोट जरूर करिएगा। सबसे पहली बात करते हैं संवेदी गामक अवस्था। इसमें क्या क्या होता है इसे समझने का प्रयास करिएगा। संवेदी गामक अवस्था में पहली बात जो होती है, बच्चा जो है प्रकाश के प्रति संवेदी होता है। ध्यान से सुनिएगा। पहली जो विशेषता होती है बच्चा प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। जो इंपॉर्टेंट है यही है, बच्चा प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है संवेदी गामक अवस्था में। दूसरा केवल और केवल संवेदी समझ रखता है। क्या रखता है? संवेदी समझ रखता है। संवेदी समझ रखता है। इसका मतलब क्या होता है? संवेदी समझ रखता है, इसका मतलब क्या होता है? समझने का प्रयास करिएगा। संवेदी समझ का मतलब है कि बच्चे को अगर भूख लगेगी तो रोने लगेगा। बच्चे के पास अगर कोई चीज़ आप हाथ में दे देंगे तो अपने आप उसे बताने की आवश्यकता नहीं होगी। एक खाया जाता है मुख से खाया जाता है। ठीक है, उसे बताया नहीं जाता है कि बच्चा ये मुख से खाया जाता है। बच्चे को कोई चीज़ आप हाथ में पकड़ाएंगे, 0 से 2 वर्ष का बच्चा होगा तो डायरेक्टली अपने मुंह में ही डालेगा। ठीक है, ये प्राकृतिक होती है, ये संवेदी होती है। क्या होती है? संवेदी समझ रखता है। बच्चे को कोई चीज़ देंगे तो अपने डायरेक्टली मुंह में रखेगा। मुंह में ज़्यादातर चीज़ें पकड़ने का प्रयास करता है। कोई खिलौना देंगे तो मुख में ही डालेगा। हाथ, यहाँ तक कि कोई भी चीज़ उसे देंगे तो संवेदी समझ रखेगा और सारी चीज़ें क्या है मुख में डालने का प्रयास करेगा। क्या करता है? किसी चीज़ को पकड़ लेता है, किसी चीज़ को पकड़ता है और सबसे ज़्यादा क्या करता है? किसी चीज़ को चूमता है। क्या करता है? किसी चीज़ को चूमता है। बच्चा किसी चीज़ को चूसता है सबसे ज़्यादा इस वर्ष में। और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है यही है, किसी अवस्था में बच्चा प्रकाश के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है। अर्थात बच्चा जो है, बच्चा मतलब कि 0 से 2 वर्ष का बच्चा किसी खाट पर सोया हुआ है, आप उसके मुख पर जो है डायरेक्ट टार्च मारेंगे तो अगर उसका आंख नहीं खुलेगा तब भी उसकी आंख इधर उधर जरूर होगी। ठीक है, वो प्रकाश के प्रति इतना संवेदनशील होता है कि आप कहीं भी टार्च मारेंगे तो उसकी जो रोशनी है, आंख है, उधर ही जाएगी।
ठीक है। तो संवेदी गामक अवस्था में यही होता है, प्रकाश के प्रति संवेदनशील, बच्चा संवेदी समझ रखता है, पकड़ता है, चूमता है, चूसता है, ठीक है। यही चीजें आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और 0 से 2 वर्ष के बीच के बच्चों में जो जो चीजें होती हैं वो इस अवस्था में आएंगी। बच्चा जो है अपने मम्मी पापा को अभी पहचानता नहीं है, लेकिन गंध से पहचानता है। अपनी माता को जो है बच्चा गंध से पहचानने लगता है। 0 से 2 वर्ष के बीच का बच्चा रो रहा है, वो किसी चीज की, किसी व्यक्ति का चेहरा नहीं पहचानता है, लेकिन अगर रो रहा है आप जो है उसे उसकी माँ को समर्पित कर देंगे, माँ की गोद में डाल देंगे, तो बच्चा गंध से अपनी माँ को पहचान जाता है संवेदी गामक अवस्था में, ठीक है। तो बच्चा जैसे ही अपने माँ के पास जाएगा शांत हो जाएगा, चुप हो जाएगा, ये होता है। दूसरी बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, कब से कब तक होती है। पहली बात 2 से 7 वर्ष के बीच, 2 से 7 वर्ष के बीच यह अवस्था होती है। बच्चा इसमें क्या क्या करता है उसे समझने का प्रयास करिएगा। बच्चा इसमें जो है पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलने लगता है, पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलने लगता है। आप इसे नोट करिएगा, पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलने लगता है, ठीक है। क्या करता है, ग्रुप बनाने लगता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पड़ोसी बच्चों के साथ बच्चा खेल खेलने लगता है। दूसरा पॉइंट डाल के लिखिएगा, प्रतीकात्मक खेल ज़्यादा खेलता है। क्या खेलता है, प्रतीकात्मक खेल ज़्यादा खेलता है। अब इसका मतलब क्या होता है, प्रतीकात्मक खेल का मतलब क्या होता है, समझने का प्रयास करिएगा। प्रतीकात्मक खेल का मतलब होता है कि बच्चा जो है लुका छिपी खेलेगा, राजा रानी खेलेगा, चोर सिपाही खेलेगा, मतलब कि तोता तोती खेलेगा, गाय भैंस खेलेगा। तो जो प्रतीकात्मक खेल होता है वही बच्चा सबसे ज़्यादा खेलता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा हॉकी खेलेगा, बच्चा क्रिकेट खेलेगा, बच्चा फुटबॉल खेलेगा, नहीं, जो प्रतीकात्मक खेल होता है बच्चा वही खेलता है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा जो है सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ नहीं कर पाता है। जैसे आप बच्चे के हाथ में जो है एक गुब्बारा दे देंगे, क्या दे देंगे, एक गुब्बारा दे देंगे, गुब्बारा, ठीक है। और उसी बगल में 1 किलो का बटखरा आप दे देंगे, 1 किलो का बाट, क्या है, 1 किलो का बाट आप उसे दे देंगे, एक गुब्बारा दे, गुब्बारा बड़ा होगा, किलो का बाट छोटा होगा। तो बच्चे से पूछेंगे भैया इसमें क्या वजन है, तो तुरंत बताए गुब्बारा वो वजन है, गुब्बारा ज़्यादा है भारी, उसे बड़ा दिखाई देगा तो कहेगा गुब्बारा वजन है, और जो 1 किलो का बाट है हल्का है, छुएगा नहीं, केवल बता देगा, ठीक है। तो सही अनुपात में इस अवस्था में अंतर नहीं कर पाता है, समझ में आया। उसके बाद ध्यान रखिएगा, इसमें जो सबसे ज़्यादा वो खेल खेलता है, क्या खेलता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है, लेकिन इसी में सबसे ज़्यादा चित्र भी बनाने का प्रयास करता है, चित्र बनाने का प्रयास करता है, लेकिन चित्र सही नहीं बना पाता है, चित्र सही नहीं बना पाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अब 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा होगा, अब उसे 3 साल के बच्चे को हम भेज देते हैं प्ले ग्रुप में पढ़ने के लिए। इसी वजह से हमारे बच्चों का जो शारीरिक विकास होता है नहीं हो पाता है। लेकिन आज का फैशन है, 3 वर्ष का बच्चा हो गया, उसके पीठ पर बैग टांग दिए, जाओ बेटा प्ले ग्रुप में। माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही खत्म हो चुकी है। 3 वर्ष के बच्चे को जब आप प्ले ग्रुप में भेज देंगे तो उसका दिमाग जो है डाइवर्ट ही रहेगा, उसका जो शारीरिक विकास है उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। लेकिन आज का फैशन है, बच्चा प्ले ग्रुप में जाता है, अपना पढ़ाई करता है, ठीक है। तो होता क्या है, होता इस समय है कि बच्चे के हाथ में जब आप पेन पकड़ाएंगे डांट उठ करके, चलो पढ़ना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको 2 से 7 वर्ष के बीच ही आज के माता पिता अपने बच्चों को बनाने लगते हैं। 2 से 7 वर्ष के बीच बच्चों को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है, डीएम बनाना शुरुआत कर देते हैं, और बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है वहीं पर धम्म से गिर जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं करना है। आप अगर मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो अपने बच्चों के साथ ऐसा मत करिएगा। 2 से 7 वर्ष के बीच बच्चों के पास जितना वो खेल सकता है उतना खिलाने का प्रयास करिएगा। उसी में जो है उसका मानसिक शारीरिक दोनों विकास होता है 2 से 7 वर्ष के बीच। अगर उसी समय बच्चे को हम उसके माथे पर जो है उसके मस्तिष्क पर लोड दे देंगे तो मानसिक विकास तो हो जाएगा, लेकिन इतना मोटा मोटा चश्मा लग जाएगा। आजकल के बच्चों में क्या होता है, 3-4 साल का बच्चा होता है, चश्मा, इतना मोटा चश्मा पहन के चल रहे हैं। क्या मतलब है, अधिकारी हो जाएंगे तो
आपको अधिकारी नहीं उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है जितना आपकी शारीरिक स्वस्थता रखती है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो अपने जीवन में आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक अस्वस्थ हो चुके हैं तो जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चित्र बनाता है बच्चा, बच्चे के हाथ में आप पेन पकड़ाएंगे डांट मार करके कि पकड़ो तुम्हें डीएम बनना है, तो बच्चा जब पकड़ेगा तो सिक्का बनाने के लिए दे जाएगा, एक गोला बनाइए, कैसे ऐसे करिए, तो बच्चा उस तरीके से नहीं करेगा। बच्चा ऐसे पेन पकड़ेगा, ऐसे 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 करेगा। ठीक है, बच्चा पढ़ लिख नहीं पाता है। 2 से 7 वर्ष तो इसमें डेट मतलब अवस्था बताई गई है, लेकिन 5 वर्ष के बाद बच्चा थोड़ा बहुत सीखने लगता है, लेकिन 2-3 साल में बच्चा कुछ भी नहीं जानता है। ठीक है, 5 वर्ष के बाद बच्चा कुछ सीख पाता है। ठीक, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है, प्रतीकात्मक खेल ज़्यादा खेलता है, लुका छिपी, चोर सिपाही, राजा मंत्री, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है, गुब्बारा 1 किलोवाट में कोई अंतर नहीं कर पाएगा, चित्र बनाने का प्रयास करता है लेकिन वो चित्र गलत बनाता है। इसी अवस्था में जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसी अवस्था में बच्चे के सामने अगर आप अखबार लेके जाएंगे, कुछ माता पिता पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे को अखबार दिखाते हैं, बेटा अखबार देखो, क्योंकि आपको क्या बनना है, आपको आगे प्रधानमंत्री बनना है, अखबार दिखाते हैं। तो बच्चा अखबार में कुछ तो पढ़ नहीं पाएगा, बच्चा अखबार में क्या देखेगा, चित्र देखेगा, ये देखो कितनी सुंदर है, ये देखो कितना सुंदर है, ये चित्र कैसे है, तो बच्चा सबसे ज़्यादा क्या करता है, चित्र ही देखता है। ठीक, अब बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या किसकी बात करते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये कब से कब तक है, सबसे बड़ी बात यही है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक चलती है, 7 से 11 वर्ष। अब बच्चा क्या करता है, अब बच्चा जो है, मूर्त का मतलब, मूर्त और अमूर्त में हम आपको डिफरेंस बता देते हैं, सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है इसी में आती है। मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन में अंतर। अमूर्त चिंतन, मैं आम भाषा में आपको बताने का प्रयास करूंगा कि मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन क्या होता है। मूर्त चिंतन का मतलब होता है, मूर्त चिंतन का मतलब समझिएगा, आपके सामने जब समस्या आ जाती है, जैसे हमारा मार्कर है, एक बच्चा है 7 से 11 वर्ष के बीच है, हमारे सामने एक मार्कर है, मान लीजिए उस बच्चे का पेन है। अब हुआ क्या, इस मार्कर की जो है राड निकल गया या इस मार्कर में कोई आगे पीछे मतलब कि डिसबैलेंस हो गया। जब डिसबैलेंस हो गया तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा जो है देखेगा, उसके सामने समस्या दिखेगी तो बच्चा उसे बनाने का प्रयास करेगा। क्या करेगा, बच्चा उसे बनाने का प्रयास करेगा तत्काल में। जब समस्या सामने दिखाई दे रही हो, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, समस्या सामने दिखाई दे रही हो, समस्या सामने दिखाई दे रही हो तभी उसका सलूशन ढूंढना, उसका हल ढूंढना। उसके पहले वो नहीं देखेगा। अब बच्चा जब स्कूल में जाएगा, घर पे चेक नहीं किया है हमारे मतलब कि कपिया सही है कि रडवा सही है, रिफिलिया सही है, उसके कोई मतलब नहीं। विद्यालय में जाएगा तब देखेगा, हो हमारा तो सही खत्म हो गया है, पेन वाला कुप्पी डिसबैलेंस है, वहाँ पे वो समझेगा गलत हो गया तो चलो बनाते हैं, वहीं पे मिस्त्रियाना करने लगता है। ठीक है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में समझने का प्रयास करिए। यही होता है कि जब बच्चे के सामने समस्या दिखाई देगी तभी उसका हल ढूंढेगा, उसके पहले नहीं ढूंढेगा। बच्चे के सामने जब समस्या दिखाई देगी तभी जाकर के उसका हल ढूंढा जाएगा। यही होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का मतलब होता है स्मरण, चिंतन, मनन। अमूर्त संक्रियात्मक कब से कब तक होता है, 11 से 15। अब बच्चा जो है 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक जाता है ना इस अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तो बच्चा क्या करता है, बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करता है, अर्थात उसके सामने समस्या नहीं दिखाई देगी। इसे लिख लीजिएगा, समस्या सामने ना होने पर भी, समस्या सामने न दिखाई होने पर भी बच्चा उसका सलूशन पहले से ढूंढ लेता है भविष्य के लिए। यही होता है अमूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त चिंतन। मूर्त और अमूर्त चिंतन में यही अंतर होता है। ठीक है, बच्चा जो है अपने भविष्य को देखने लगता है, हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे का भविष्य हमारा खराब हो जाएगा, हमारे माता पिता परेशान रहेंगे, हम अपने जीवन में कुछ अलग नहीं कर पाएंगे। बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करता है, बच्चा अपने भविष्य को जानने लगता है। एक हाई स्कूल का बच्चा बहुत बड़ा काम कर लेता है। ठीक है, तो अमूर्त और मूर्त चिंतन में यही अंतर होता है। चलिए, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती है, सबसे पहली बात यही समझिएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सबसे बड़ी बात जो होती है, बच्चा अनुपात में अंतर कर लेता है। क्या कर लेता है, अनुपात में अंतर कर लेता है। अब बच्चा जो है अनुपात में अंतर कर लेता है। ठीक है, बच्चा क्या करता है, अनुपात पे अंतर कर लेता है। अब बच्चे के सामने गुब्बारा रखेंगे, किलो बाट रखेंगे ना, 7 से 11 वर्ष का बच्चा इतना चालाक हो जाएगा, कहेगा, उठाएगा, बता देगा, लहुआ तो वजन है यार,
अब उसे जो है आप बहका नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बच्चा जो है अनुपात में अंतर कर लेता है। दूसरा पॉइंट डालिएगा, बच्चा अनुपात में अंतर करने के साथ साथ बच्चा जो है तर्क आधारित चिंतन करने लगता है। क्या करता है? तर्क आधारित चिंतन करने लगता है। अब तर्क आधारित चिंतन का मतलब क्या हुआ? तर्क आधारित चिंतन का मतलब हुआ बच्चे से आप कोई चीज गलत बोलेंगे तो नहीं मानेगा। जैसे आम है, बच्चा पहले से जान रहा है आम का पेड़ है, ठीक है। अब 2 से 7 वर्ष का अगर बच्चा रहेगा, आप उसे बताएंगे भैया ये इमली का पेड़ है, तो समझ जाएगा। अगर चाचा पापा बता रहे हैं तो इमली का पेड़ है। लेकिन जब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष का बच्चा हो जाएगा और आप उसे कहेंगे आम का पेड़ पहले से सीख गया है, अब उसे आप बताएंगे भैया ये इमली का पेड़ है, तो तुरंत कहेगा एकदम आप बकलोले हो क्या, हम तो आम इसमें से पिछली बार खाए थे, कैसे इमली हो गया? तुरंत आपसे सवाल पूछेगा। और 7 से 11 वर्ष के बीच का बच्चा ज़्यादा सवाल करता है। जैसे गाय भैंस बांधी जाती है, किस में बांधी जाती है? खूंटे में गाय भैंस बांधी जाती है। तो बच्चा पूछेगा क्या है, तो बताएंगे खूंटा है। क्या होता है इसमें? कहेंगे गाय बांधी जाती है। गाय का क्या होता है? दूध निकाला जाता है। दूध का क्या होता है? बच्चा सबसे ज़्यादा जो प्रश्न करता है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही करता है। अगर आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं सिखाएंगे तो बच्चा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उसके दिमाग में ऊट पटांग का चलता रहता है। ये लाइट का होता है, काहे जलाया जाता है लाइट? आप पढ़ते काहे हैं? क्यों पढ़ाया जाता है? नौकरी क्या होती है? सबसे ज़्यादा जो प्रश्न होता है कहाँ पे होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। समझ में आया? ठीक है। इसी में होता है चिंतन का समावेश। क्या होता है? चिंतन का समावेश। बस भाई तर्क पर आधारित जब चिंतन करने लगता है तो चिंतन का समावेश भी होता है इसी अवस्था में, ठीक है। 3 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं अब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, जो कि सबसे बड़ी अवस्था हो जाती है। अब 11 से 15 वर्ष का बच्चा हो चुका है, किशोरावस्था में वो धीरे धीरे प्रवेश करने लगता है। किशोरावस्था में जब बच्चा प्रवेश करता है, स्टेनले हॉल ने कहा है जो किशोरावस्था होता है दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्षों का काल होता है। इस अवस्था में बच्चे के सामने अगर हाथी भी खड़ी हो जाएगी तो बच्चे को ऐसा लगेगा कि हाथी को उठा के अभी फेंक देंगे, ठीक है। बच्चे को आप कुछ बोलेंगे कि बेटा ये नहीं करना चाहिए, कहेगा आप उसके पिता भले हैं लेकिन वो आपसे भी लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, किशोरावस्था, जब हम बाल विकास की अवस्था बताएंगे उसमें बताएंगे किशोरावस्था में कितना बड़ा तनाव होता है बच्चे के सामने। बच्चे को अपना जो है आत्मसम्मान दिखाई देता है। 4 लोगों के बीच में अगर आपका बच्चा गलत कर दिया, 4 लोगों के बीच में बच्चे को एक कंटाप जड़ दिए, उसे लगेगा करी हमें एक कंटाप मार दिए, हमारा पूरा बेइज्जती खत्म हो गया, इज्जतें खत्म हो गया पूरे समाज से, हम तो कहीं के नहीं रहे। तो बच्चा जो है आत्मसम्मान ढूंढने लगता है। यही होता है अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। तो अमूर्त या औपचारिक, यहाँ पे लिख देता हूँ अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा क्या करता है? इसमें बच्चा जो है स्मरण, चिंतन, भविष्य के प्रति सचेत। क्या होता है? भविष्य के प्रति सचेत हो जाता है। क्या होता है? बच्चा जो है स्मरण, चिंतन और भविष्य के प्रति सचेत हो जाता है, ठीक है। इसी में क्या करता है बच्चा? इसी में बच्चा जो है सबसे ज़्यादा, दूसरा पॉइंट डालिएगा, सबसे ज़्यादा अंकों का प्रयोग करने लगता है। अंकों का प्रयोग, अरे भैया जब बच्चा 6वीं 7वीं 8वीं में हो गया, अब उसे अंकों का प्रयोग तो आएगा ही। अब अंक अच्छे से जान गया, अंकों के साथ वो खेलने जान गया है। अभी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही हम कक्षा 4वीं 5वीं का जो बच्चा होता है, हम उसे क्या करते हैं? उसे हम बताते हैं अवरोही आरोही सिखाते हैं, उल्लासा मासा भी सिखाते हैं, ठीक है। तो अभी अंक के साथ थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस करता है। लेकिन जैसे ही बच्चा 11 से 15 वर्ष के बीच चला जाता है तो वह अंकों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने लगता है। उसे आप कोई चीज़ जोड़ने के लिए देंगे ना तो आसानी से जोड़ देगा, आसानी से घटा देगा, मतलब वो अंकों के साथ खेलने लगता है, ठीक है। तो अंकों का प्रयोग आसानी से करने लगता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है कार्य कारण को समझने लगता है। क्या करता है? कार्य कारण को समझने लगता है। क्या करता है? कार्य कारण को समझने लगता है। अब कार्य कारण क्या है? यह काम हम काहे कर रहे हैं उसे वो जानता है। वो कक्षा 10वीं में पढ़ाई कर रहा है, वो समझ रहा है कि हमें 90% लाना है, आगे हमें IIT की तैयारी करना है, वो कार्य कारण समझता है। आज वह जो है किसी बच्चे के साथ मारपीट कर रहा है तो उसे पता है कि घर पे जाएंगे 2 घंटा जरूर पड़ेगा, उसे पता है, कार्य कारण जान रहा है, लेकिन फिर भी वो काम करेगा। तो बच्चा कार्य कारण समझने लगता है।
वो जो काम कर रहा है उसका जो बेनिफिट है, उसका जो लाभ हानि है, घाटा नफा है, सब जानता है। उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पे चोरी करने जा रहा है बच्चा तो उसे पता चलेगा कि हम चोरी कर रहे हैं तो 2 घंटा आप लगेगा, चाहे हम जेल जाएंगे, जो आगे की प्रक्रिया होगी उसे पता होगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा पूरी तरीके से जान जाता है। अब 13-14 साल का बच्चा हो गया, उसे तो सब कुछ पता ही होगा। ऐसे समझने का प्रयास करिएगा। कार्य कारण को बच्चा क्या करता है, समझने लगता है। ठीक है। चौथा सबसे बड़ी बात होता है इसमें जो है, कोई भी समस्या उसके सामने आ जाए, समस्या का समाधान किसी भी प्रकार से ढूंढने का प्रयास करता है। क्या करता है? समस्या का समाधान किसी भी प्रकार से ढूंढने का प्रयास करता है। अब इसमें अगर बच्चे के सामने कोई समस्या आ जाएगी, अच्छा जैसे बच्चे को लगे कि उसके घर में पैसा नहीं है, खाने के लाले पड़े हैं। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। खाने के लाले पड़े हैं, 2 किलो चावल आ जाता तो खा जाता, मतलब खाया जाता घर पे। 11 से 15 साल के बीच का बच्चा है ना, अगर उसके सामने ऐसी समस्या आएगी कि हमारे घर में भोजन नहीं है और बहुत ज़रूरी है भोजन, तो कुछ भी करेगा, चोरी कर लेगा, साम दाम दंड भेद, किसी से मारपीट कर लेगा, लेकिन 2 किलो चावल की व्यवस्था करने के लिए वो परेशान रहेगा। ठीक है। यही होता है समस्या का समाधान। 11 से 15 वर्ष के बीच का जो बच्चा रहता है, किसी भी प्रकार से ढूंढने का प्रयास करता है। हालांकि बच्चा जो पेरेंट्स हैं वो जब सही गाइडेंस देंगे तभी, अगर गलत गाइडेंस प्राप्त हो जाए तो इसी समय बच्चा बिगड़ जाता है। यही इसी वजह से कहा जाता है, चाहे आपका बच्चा इकलौता हो, चाहे आपका बच्चा 4 बच्चों के बीच का हो, लेकिन बच्चे को हमेशा सही गाइडेंस देना चाहिए। गलत होने पर दंडित करना चाहिए, सही होने पर पुरस्कार देना चाहिए। नहीं तो आज के समय में वो दिन दूर नहीं जब आप अपने बच्चे को बच्चा नहीं कह पाएंगे, नाम लेके नहीं बुला पाएंगे, समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो मनोविज्ञान पढ़ने का जो सबसे बड़ा फायदा होगा, वो आप जब माता पिता बनेंगे तो अपने बच्चों के साथ किस तरीके से ट्रीट करना है, अपने बच्चों को किस तरीके से, जो आप नहीं कर पाए, आपका सपना रहा होगा कुछ मतलब कि अधिक करने का, जो आप नहीं कर पाए हैं, अपने बच्चों पर उसे लागू करिए और उसे कराने का प्रयास आप कर सकते हैं। एक तरीके से आप बच्चों के मतलब कि बच्चों को किस तरीके से बिहेव करना है उसे आप जान पाएंगे। ना ही बच्चों को ज़्यादा बढ़ाना है, ना ही बच्चों को ज़्यादा दंडित करना है, ना ही मतलब अति सर्वत्र वजनीय। जो भी कुछ करेंगे अगर अति लगा देंगे उसमें तो बच्चा आपका खराब हो जाएगा। ठीक है। आप तो गए ही, आपका बच्चा भी चला जाएगा। ठीक है। तो यही होता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब सबसे बड़ी बात जो मैं बता रहा हूं, जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है और लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, इसमें जो अंतर है वो यही है। लेव वाइगोत्स्की साहब ने कहा कि बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वो समाज से होता है। उन्होंने अवस्था की बात नहीं की थी। बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वो समाज पर निर्भर करता है, उसके परिवार पर निर्भर करता है, उसका परिवार किस तरीके से है। लेकिन पियाजे साहब ने कहा कि भैया परिवार और विवार से कोई मतलब नहीं है। बच्चा जब धीरे धीरे 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15 होगा तो बच्चे का धीरे धीरे अपनी तरीके से अवस्था के अनुरूप मानसिक डेवलपमेंट होता रहता है। यही चीज किसने कहा था? पियाजे साहब ने कहा, और इसके इतर जो है वाइगोत्स्की साहब ने बोला। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको समझ में आई है। जीन पियाजे का पूरा सिद्धांत आपके मस्तिष्क में छप गया होगा और कुछ सिद्धांत, 2-4 सिद्धांत और हैं। उस सिद्धांतों को खत्म करने के बाद हम जो है आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन भी जरूर कराएंगे। ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाकी आप जो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक आप इसे शेयर करिएगा। अगर अपने जीवन में आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो हम उस कड़ी में आपके कदम कदम पर साथ रहेंगे और साथ रहने का हमेशा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।